सोचो, एक इंसान की आंख खुलती है अंधेरे में, एक अनजान कमरे में, और उसे याद नहीं कि वो कौन है, कहां से आया है और यहां क्यों है। यही से शुरू होती है प्रोजेक्ट हैल मैरी की कहानी। एक आदमी जागता है एक अंतरिक्ष यान में जो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है। उसके पास कोई याददाश्त नहीं, कोई साथी नहीं, बस वो अकेला है एक विशाल अंधेरे ब्रह्मांड में। यह आदमी है रायलैंड ग्रेस, जिसे रायन गॉसलिंग ने निभाया है। और यही से शुरू होती है इस फिल्म की सबसे शानदार कहानी जो आपने कभी देखी होगी। ग्रेस जैसे ही होश में आता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहां है। वो अपने हाथ पैर हिलाता है, अपने आस पास देखता है और पाता है कि वो एक स्पेस शिप में है। यान में सब कुछ ठीक है, लेकिन दो चीजें बहुत बुरी हैं। पहली, उसके साथ दो और लोग थे, दोनों अब मर चुके हैं, उनके शव वहीं पड़े हैं। दूसरी, ग्रेस को कुछ भी याद नहीं, न अपना नाम, न अपनी जिंदगी, न यह मिशन। वो धीरे धीरे अपने आसपास की चीजें देखता है, यान के कंट्रोल पैनल को समझने की कोशिश करता है, और तब उसे एक बात पता चलती है जो उसके रोंगटे खड़े कर देती है। वो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है और वापस घर जाने में लगभग 13 साल लगेंगे। जैसे जैसे ग्रेस की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं, वो फ्लैशबैक के जरिए पूरी कहानी समझता है, और हम भी समझते हैं। ग्रेस असल में एक मिडिल स्कूल का साइंस टीचर था। वो बच्चों को विज्ञान पढ़ाता था, सरल भाषा में, मजेदार तरीके से। एक दिन वो अपनी क्लास में बच्चों को एक अजीब बात बता रहा था कि सूरज और शुक्र ग्रह के बीच में एक अजीब इंफ्रारेड रेखा दिखाई दे रही है, जिसे पेट्रोवा लाइन कहते हैं। यह रेखा क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, कोई नहीं जानता था, लेकिन यह रेखा एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। दरअसल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी समस्या का पता चल चुका था। हमारा सूरज धीरे धीरे मर रहा था। कोई एक छोटा सा जीव, एक सूक्ष्म प्राणी जिसे एस्ट्रोफेज कहते हैं, सूरज की ऊर्जा को खा रहा था। एस्ट्रोफेज एक ऐसा जीव था जो तारों की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता था और उसे अपनी ताकत बना लेता था। यह एस्ट्रोफेज सूरज से चिपककर उसकी रोशनी और गर्मी कम कर रहा था, और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी पर ठंड बढ़ती जाएगी, फसलें नष्ट होंगी, पानी जमने लगेगा और अंत में पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। यह कोई फिल्मी खतरा नहीं था, यह असली था और यह तय था। सवाल सिर्फ यह था कि इसे रोका कैसे जाए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे जिसका नाम था प्रोजेक्ट हैल मैरी। अमेरिकी फुटबॉल में हैल मैरी उस आखिरी पास को कहते हैं जो तब फेंका जाता है जब हारना तय हो, जब कोई उम्मीद न हो, एक आखिरी कोशिश। और यही था यह मिशन, इंसानियत की आखिरी कोशिश। वैज्ञानिकों ने एक बात नोटिस की थी कि एस्ट्रोफेज ने लगभग हर तारे को प्रभावित किया था, लेकिन एक तारा था जो बिल्कुल ठीक था, जिसका नाम था टॉ सीटी। यह तारा पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर था। वैज्ञानिकों का मानना था कि टॉ सीटी के पास कुछ ऐसा है जो एस्ट्रोफेज को मार सकता है या उसे रोक सकता है। इसीलिए एक यान बनाया गया, उसे हैल मैरी नाम दिया गया, और तय हुआ कि इस यान को टाउ सेती तक भेजा जाएगा। लेकिन यह मिशन एक तरफा था। जो लोग इस यान में जाएंगे वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के लिए जितना ईंधन चाहिए उतने में सिर्फ एक तरफा सफर हो सकता था। यह एक सुसाइड मिशन था, एक आत्मघाती मिशन। इस मिशन के लिए एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर मार्टिन डुबोइस, जो एस्ट्रोफेज की सबसे गहरी समझ रखते थे। ग्रेस को शुरू में इस मिशन में एक छोटी सी भूमिका दी गई थी, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रही थी एवा स्ट्राट, जिसे सांड्रा हिलर ने निभाया है। स्ट्राट एक बेहद सख्त, ठंडे दिमाग वाली महिला थी, जिसके लिए पृथ्वी को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो हर फैसला इसी एक मकसद से लेती थी। एक बार जब डुबुआ और उनकी पूरी बैकअप टीम एक भयानक हादसे में मारी गई, जब एस्ट्रोफेज के एक सैंपल को गलत तरीके से संभाला गया और यान में विस्फोट हो गया, तब स्ट्रैट को एक नया फैसला लेना था। ड्यूबॉय के जाने के बाद ग्रेस ही सबसे काबिल बचा था, लेकिन ग्रेस डरा हुआ था। वो जानता था कि यह मिशन वन वे है और वो वापस नहीं आएगा। उसने इनकार करने के बारे में सोचा।
और यहीं होती है वो बात जो ग्रेस की पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती है। स्ट्रैट ने ग्रेस को नशा देकर बेहोश कर दिया, उसे बिना उसकी सहमति के उस यान में बिठा दिया, क्रायोजेनिक स्लीप में डाल दिया और यान को टॉ सेती की तरफ रवाना कर दिया। ग्रेस को कोई चॉइस नहीं थी। वो एक डरा हुआ इंसान था जिसे जबरदस्ती एक ऐसे मिशन पर भेज दिया गया जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। और यही नशा और क्रायोजेनिक स्लीप का कॉम्बिनेशन उसकी याददाश्त चुरा गया था जब वो जागा। तो अब ग्रेस अकेला है, करोड़ों किलोमीटर दूर, दो मरे हुए साथियों के साथ, बिना किसी याददाश्त के, और एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ जो पूरी इंसानियत की है। ग्रेस धीरे धीरे यान को संभालता है। वो यान के सिस्टम को समझता है, अपनी यादें जोड़ता है, और तब उसे समझ आता है कि उसे क्या करना है। उसे टॉ सिटी तक पहुंचना है, वहां एस्ट्रोफेज को रोकने का तरीका ढूंढना है और किसी तरह यह जानकारी पृथ्वी तक पहुंचानी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ग्रेस टॉ सिटी के पास पहुंचता है। वहां उसे एक विशाल अंतरिक्ष यान मिलता है, और यह यान किसी इंसान का नहीं है, यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है। ग्रेस पहले तो डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन फिर उस एलियन यान से एक कंटेनर उसकी तरफ भेजा जाता है। ग्रेस उसे खोलता है और उसके अंदर पाता है एक नक्शा एरिडन स्टार सिस्टम का, जो बताता है कि वो एलियन कहां से आए हैं। यह पहला संपर्क था दो अलग अलग दुनियाओं के बीच, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच। उस एलियन यान में से एक खास सुरंग बनाई जाती है जेनोनिट नाम के पदार्थ से, जो ग्रेस के यान को एलियन यान से जोड़ती है। और फिर ग्रेस उस सुरंग में से निकलकर एलियन यान में जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है उस एलियन से जो पत्थर जैसा दिखता है, कठोर चट्टानी शरीर वाला, जो इकोलोकेशन यानी आवाज की तरंगों से बात करता है। यह दुनिया का सबसे अनोखा दोस्ताना था। एक इंसान और एक पत्थर जैसा एलियन, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक दूसरे की दुनिया नहीं जानते, लेकिन दोनों की एक ही समस्या है, एस्ट्रोफेज। ग्रेस ने उस एलियन का नाम रखा रॉकी, और रॉकी का किरदार इतना प्यारा, इतना मासूम और इतना भावनात्मक है कि दर्शक उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। रॉकी भी अकेला था। उसके यान में 23 इरिडियन थे, लेकिन एक हादसे में सब मर गए, सिर्फ रॉकी बचा। दोनों अकेले थे, दोनों दुखी थे, दोनों के ऊपर अपनी अपनी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी थी, और इसी बंधन में दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। ग्रेस ने एक ट्रांसलेटर बनाया ताकि वो रॉकी से बात कर सके। ये ट्रांसलेटर धीरे धीरे बेहतर होता गया और दोनों ने एक दूसरे की भाषा सीखनी शुरू की। जैसे दो देशों के बच्चे जब साथ खेलते हैं तो भाषा की दीवार खुद ब खुद गिर जाती है, वैसे ही ग्रेस और रॉकी की दोस्ती गहरी होती गई। वो साथ खाना खाते, साथ काम करते, एक दूसरे की समस्याएं सुनते। रॉकी को ग्रेस की क्यूरियोसिटी बहुत पसंद थी और ग्रेस को रॉकी की सरलता और ईमानदारी। अब दोनों मिलकर टॉ सेटी के पास एक ग्रह की तरफ बढ़े जिसे उन्होंने एड्रियन नाम दिया, और वहां ग्रेस को कुछ ऐसा मिला जो पूरी कहानी को बदल देता है। एड्रियन पर एक बैक्टीरिया था जिसे ग्रेस ने ताउमेबा नाम दिया। यह ताउमेबा वो जीव था जो एस्ट्रोफेज को खाता था। एस्ट्रोफेज तारों की ऊर्जा खाता है और टामोएबा एस्ट्रोफेज को खाता है। यह एक प्राकृतिक समाधान था, जैसे शेर हिरण को खाता है, और इस तरह प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ग्रेस को अपना जवाब मिल गया था, लेकिन खुशी के साथ साथ एक नई मुसीबत भी आई। तामोएबा बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर कि वो जेनोनिट को भी खाने लगा। वो खास पदार्थ जिससे ग्रेस और रॉकी के यानों के बीच की सुरंग बनी थी, और अगर जेनोनिट टूट गई तो दोनों यान अलग हो जाएंगे और शायद दोनों बर्बाद हो जाएं। साथ ही ग्रेस के यान में फ्यूल लीक भी हो गया। ग्रेस की पूरी मेहनत, उसका सारा प्लान, सब खतरे में था। इस भयंकर संकट में रॉकी ने जो किया वो देखकर आंखें नम हो जाती हैं। रॉकी ने अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रेस के यान की मरम्मत की। रॉकी का सूट उस माहौल में बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने ग्रेस के लिए यह कदम उठाया। इस दोस्ती में कोई मतलब नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, बस एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा था। ग्रेस अब एक बहुत बड़े फैसले के सामने था।
रॉकी ने कहा कि वो ग्रेस को उतना एस्ट्रोफेज देगा जिससे ग्रेस वापस पृथ्वी जा सके। ये रॉकी की तरफ से एक बहुत बड़ा बलिदान था, क्योंकि इससे रॉकी की अपनी वापसी में बहुत देरी हो जाती। ग्रेस के दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ थी पृथ्वी, उसके घर जाने का मौका, उसकी जिंदगी। दूसरी तरफ था उसका दोस्त रॉकी, जो अकेला था, जिसे उसकी जरूरत थी। ग्रेस ने ताओमुइबा से भरे प्रोब्स पृथ्वी की तरफ भेज दिए ताकि वहां के वैज्ञानिक एस्ट्रोफेज की समस्या सुलझा सके। यानी ग्रेस ने अपना काम कर दिया था, पृथ्वी बचाने का रास्ता खोज लिया था। लेकिन अब सवाल था कि वो खुद क्या करेगा। और तब ग्रेस ने वो फैसला लिया जो एक डरे हुए इंसान से एक असली नायक की यात्रा का अंत था। वो रॉकी के पास वापस गया। उसने रॉकी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपनी घर वापसी को, अपनी जिंदगी को, अपनी पुरानी दुनिया को अपने दोस्त के लिए छोड़ दिया। पृथ्वी पर एवा स्ट्राट ग्रेस के लॉग्स देख रही थी। उसने ग्रेस की पूरी यात्रा देखी, उसकी हर खोज देखी, उसके हर फैसले को समझा। और जब ताओमुइबा के प्रोब्स पृथ्वी पर पहुंचे तो पृथ्वी को एक उम्मीद मिली। वैज्ञानिक उस समाधान पर काम करने लगे। सूरज को बचाने का रास्ता मिल गया था। वहीं दूर अंतरिक्ष में एरिड नाम के ग्रह पर रॉकी और उसके साथी एरिडियन वैज्ञानिकों ने एक बायोडोम बनाया, एक खास वातावरण जहां ग्रेस एक इंसान की तरह जी सकता था। उस बायोडोम में ग्रेस रहता था और वो वहां के एरिडियन बच्चों को पढ़ाने लगा जैसे वो पृथ्वी पर बच्चों को पढ़ाता था। कहानी में एक जगह रॉकी ने ग्रेस को बताया कि पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिससे ग्रेस घर वापस जा सकता है। और ग्रेस ने कहा, मुझे सोचने दो। ये फिल्म की आखिरी लाइन नहीं है, ये एक सवाल है। एक इंसान जो एक डरपोक टीचर था, जिसे जबरदस्ती एक मिशन पर भेजा गया, जिसने अपनी याददाश्त खोई, जिसने अंतरिक्ष में अकेले लड़ाई लड़ी, जिसने एक एलियन से दोस्ती की, जिसने पृथ्वी को बचाने का रास्ता खोजा और जिसने अपनी घर वापसी को दोस्ती के लिए छोड़ दिया। वो अब सोच रहा है कि क्या उसे घर वापस जाना चाहिए। प्रोजेक्ट हेल मैरी सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक कहानी है साहस की, दोस्ती की, बलिदान की और इस सवाल की कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसका दिमाग या उसका दिल। ग्रेस एक हीरो नहीं था जो चुना गया हो, वो एक आम इंसान था जो हालात ने हीरो बना दिया। रॉकी एक एलियन था जो लैंग्वेज और स्पीसीज की सीमाओं से परे जाकर एक सच्चा दोस्त बन गया। और एस्ट्रोफेज, ताओमुइबा, ताओ सेटी, ये सब सिर्फ वैज्ञानिक शब्द नहीं हैं, ये उस कहानी के हिस्से हैं जो बताती है कि जब इंसान ठान ले तो वो ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो जाइए और देखिए, और अगर देख ली है तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।